हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का इस लेक्चर सीरीज में स्वागत है। हम लोग रघुकुल तिलक के द्वारा लिखी गई बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और हमने पोइट्री सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग एसे सेक्शन में स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ एसे क्या क्या कैसे कैसे रहा है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने रोमांटिक एज तक स्टडी कर लिया है। आज स्टडी करेंगे हम कि विक्टोरियन एज में एसे का क्या दौर था, कौन कौन से फेमस एसेइस्ट थे, क्या कुछ इस समय हुआ, कैसा लिखा गया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द विक्टोरियन एसे। तो विक्टोरियन एसे इट केम आफ्टर द रोमांटिक एंड अदर एजेस। तो यहाँ पे लेट्स गो थ्रू द लाइंस ऑफ द बुक। तो किसी भी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें बेहतर है कि हम कोई बुक फॉलो करें। यू कैन गो थ्रू मेनी वीडियोज दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल एट मेनी प्लेसेस, बट अनलेस एंड until you don't go through the books, the content is not that genuine, first thing, and secondly you get some real sense of that means what you should study when you are studying history. तो बुक का स्टडी करना बहुत जरूरी है। बुक को कोई ना कोई बुक जरूर फॉलो करें जो एक स्टैंडर्ड बुक हो, और उसके बाद आप कहीं और से रेफरेंस ले सकते हैं, बिकॉज एग्जाम्स में आपको एक रेफरेंस के लिए अच्छे बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं क्या कुछ इसमें है। When Lamb remains up to while Lamb remains up to date the greatest of English essayists, host of other essayists flourished all through the first half of 19th century. तो 19th सेंचुरी तक बहुत सारे एसेइस्ट आए, बट अब तक का जो सबसे ग्रेटेस्ट एसेइस्ट जिनको हम कहते हैं उनमें चार्ल्स लैम्ब का नाम आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक कोई और वैसे ग्रेटेस्ट राइटर नहीं है। विक्टोरियन एज के स्टार्ट होने के जस्ट थ्रेशोल्ड पे एक ग्रेट एसेइस्ट हैं जिनका हम लोग नाम लेते हैं और जिनको हम लोग सिग्निफिकेंस देते हैं। तो उनका नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकुले। और मैकुले के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट जब कुछ कुछ चीजें लाई गई तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैकुले ने दिए थे। यहाँ पे बात करते हैं मैकुले के बारे में। तो थॉमस जो बेबिंगटन मैकुले हैं वो बेसिकली थ्रेशोल्ड पे थे विक्टोरियन एज के। उनका जो फेम है तो वो उनका फेम बेसिकली एसेज को लेकर के, वो एसेज काफी अच्छा लिखा करते थे और वो एसेज बेसिकली पीरियोडिकल्स में पब्लिश होते थे। तो वो बेसिकली फेमस किस लिए थे, क्योंकि वो एसेज लिखते थे और उनके एसेज मतलब समय समय पे उनके डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे पीरियोडिकल्स में पब्लिश होता था। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पीरियोडिकल्स। तो पीरियोडिकल्स एक तरह का, जैसे हम लोग अभी समाचार पढ़ते हैं, दैनिक समाचार है, कोई साप्ताहिक होते हैं, तो कुछ वैसे टाइप ऑफ राइटिंग जो एक अंतराल पे है, जैसे हफ्ते भर के अंतराल पे, महीने भर के अंतराल पे जो अक्सर लिखा जाए, जिसमें सोसाइटी के बारे में और बहुत सारी जानकारियां दी जाती थी। तो इस तरह के पीरियोडिकल्स में ये अपने एसेज को लिखा करते थे। कभी हम डिटेल में जाएंगे जब हम इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो उनके एसेज की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इनकी एसेज में काफ़ी क्लैरिटी होता था, काफ़ी सही तरीके से उनका लिखा हुआ होता था, और कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एक पिकरेस्क्यू डिटेल्स। तो इनकी एसेज की ये तीन क्वालिटीज हम बोल सकते हैं। अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकुलेज एसे, तो पहले उनकी जो एसेज थी वो बहुत सारे पीरियडिकल्स में पब्लिश होती थी, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो पहली बात है कि उनकी एसेज में काफ़ी क्लैरिटी है। सेकेंडली कि बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, एंड सेकेंडली इनके राइटिंग्स में पिकारेस्क्यू क्वालिटीज पाई जाती है। तो वो एक बहुत एक अच्छे रिव्यूअर भी थे। उन्होंने रिव्यू के प्रोसेस को एक नया हाइट दिया, एक नया लेवल दिया। उन्होंने रिव्यूइंग के प्रोसेस को एक नया चार्म, एक नया डिग्निटी, एक नई पहचान दिलवाई। इस कारण से भी हम उनको काफी मानते हैं, काफी जानते हैं। अब बात करते हैं हम पर्टिकुलरली विक्टोरियन एरा की। तो विक्टोरियन एरा में कौन कौन से ग्रेट एसेइस्ट हुए, तो उनमें से जो बड़े नाम है उनमें से पहला नाम है थॉमस कार्लेली, सेकंड नाम है जॉन रस्किन, थर्ड नेम है मैथ्यू अर्नल्ड। इनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा। ये क्रिटिक हैं, ये पोएट हैं, ये एसेइस्ट हैं, मतलब ही हैज डन अ लॉट ऑफ क्रिएशंस। सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स व्हेन वी आर स्टडिंग विक्टोरियन एज। अगले हैं डब्ल्यू एच पैटर।
पीटर सॉरी, एंड आर.एल. स्टीवेंसन। तो ये 4-5 जो नाम है ये ऐसे कि विक्टोरियन एज में ऐसे के ये बड़े-बड़े नाम हैं। थॉमस कार्नेली, जॉन रस्किन, मैथ्यू अर्नल्ड, डब्ल्यू.एच. पीटर, आर.एल. स्टीवेंसन। अब बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन थॉमस कार्नेली से। तो थॉमस कार्नेली को अपने दौर में सेज मतलब एज ए सेज और एज ए प्रॉफिट का दर्जा दिया जाता था। लेकिन आज के 20th सेंचुरी में उनका वो वैल्यू नहीं जो उनको पहले दिया जाता था। पहले उसको माना जाता था भाई वो ही इज लाइक गॉड, मतलब उनको गॉड है, वो गॉड के जो है कहीं ना कहीं मतलब प्रॉफिट है। मतलब ही जो रिलीजियस टेम्परामेंट की बात से देखा जाए तो कार्नेली को काफी रेस्पेक्ट दिया जाता था। बट जब हम 20th सेंचुरी की बात करें तो हम देखते हैं कि उनके मतलब वर्क में काफी फोर्थ एंड थंडर है। मतलब एक बस उठा पटक की चीजें लिख रहे हैं, मतलब काफी एनर्जेटिक है। और वो एक सोलिडेरिटी जो होनी चाहिए, जो एक सबस्टेंस होना चाहिए, जो एक मैटर होना चाहिए, तो रियल मैटर है नहीं। बस चीजों को आप बॉम्बास्टिक तरीके से लिख रहे हो, चीजों में मतलब हाईली टाइप ऑफ जो आपका यूज ऑफ वर्ड्स है, यूज ऑफ द स्टाइल है, इवन द यूज ऑफ व्हाट यू से पोएटिक डिवाइसेस, तो वो सब डिवाइसेस उन्होंने बहुत प्रॉपर यूज किया, काफी एनर्जेटिक इनका था। बट जब हम सोलिडेरिटी की बात करते हैं, मतलब किसी भी वर्क में एक ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए, तो वो यूनिटी लैक करता है। सबस्टेंस और सब्जेक्ट मैटर की भी काफी लैक करता है। तो इस चीज की काफी कमी यहाँ पर देखी गई। तो दिस वाज ए ह्यूज कॉन्ट्रास्ट। कहीं पे उनको सेज और प्रॉफिट का दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज 20th सेंचुरी में वो कहा जाता है कि उनके वर्क में बहुत ज्यादा फोर्थ एंड थंडर है, और जो सोलिडेरिटी चाहिए, जो सबस्टेंस या सब्जेक्ट मैटर चाहिए, उसमें काफी कमी है। तो वो एक आदमी थे जो काफी सिंसियर थे, काफी ऑनेस्टी से अपने काम को करते थे। एक पावरफुल ब्रेन था, इस पावरफुल ब्रेन के जरिए, अपने थॉट प्रोसेस के जरिए उन्होंने विक्टोरियन के समय में जो भी सैम्स था, जो भी कन्वेंशंस था, मतलब जो एक कुरीतियां थी, जो पुराने रीति रिवाज थे, जो बुरे रीति रिवाज थे, जो सोसाइटी में बैड कन्वेंशंस था, बैड हैबिट्स था, बैड कस्टम्स था, उन उस चीज को इन्होंने काफी डिनाउंस किया, उस चीज को इन्होंने काफी जो है क्रिटिसाइज किया अपने वर्क में काफी प्रॉपरली तरीके से। हम जब उनके वर्क को देखते हैं तो इनमें जर्मन इन्फ्लुएंस काफी देखने को मिलता है। मतलब उनकी राइटिंग्स को पढ़ने के लिए आपको जर्मन फिलॉसफी और लिटरेचर से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखने होंगे, कुछ ना कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप उन चीजों को समझ पाओगे। जैसे हम अगर एडमंड स्पेंसर की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको उसमें ग्रीको रोमन टीच मतलब जो एक फिलॉसफी है वो आपको देखने को मिलेगा। मिल्टन स्टडी करते हैं तो भी आपको जर्मन और ग्रीको रोमन और इस तरह की फिलोसफीज आपको पढ़ना पड़ता है। इन द सेम वे अगर हम थॉमस कार्नेली को समझना चाहेंगे तो हमको जर्मन फिलोसफी और लिटरेचर के भी कुछ आइडियाज होने चाहिए। तो उनकी जो बातें थी वो काफी विर्लविंड की तरह जो है प्रोसीड करती थी, लेकिन मतलब कब कहाँ कैसे बोलेंगे कुछ पता नहीं था। लेकिन जब वो इंस्पायर्ड होते थे, जब वो अपने बेस्ट पे होते थे, तो कभी कभी उनमें जो कभी कभी कुछ ऐसी मेलोडीज आ जाती थी, कुछ कुछ लिरिकल इंटेंसिटी ऐसी आती थी, मतलब दैट वाज ऑफ प्राइम क्वालिटी। मतलब सच अ काइंड ऑफ लिरिक और मेलोडी की एसेंस में क्या होता है ना कि जो एक पर्सनल अप्रोच होना चाहिए, कि जो है मेलोडियस होना चाहिए, इट शुड बी इंटरटेनिंग इन नेचर। तो एसेंस की ये भी एक क्वालिटीज मानी जाती है। तो उस चीज की बात में ये बेहतर से माना जाता है, तो ये चीज क्वालिटीज होनी चाहिए थी, और ये कभी कभी इनमें देखने को मिलते थे। दैट वाज वन पॉजिटिव थिंग। नाउ कमिंग टू द सेकंड एसेइस्ट ऑफ विक्टोरियन एज, दैट इज जॉन रस्किन। जॉन रस्किन जो थे अपने पर्पस को लेकर के काफी जो है ऑनेस्ट और सिंसियर थे। ये बहुत अपने मतलब अपने ऐसे राइटिंग को काफी सीरियसली लेते थे, और जो उनका पर्पस ऑफ राइटिंग था उसको वो बहुत ही मतलब पूरे ईमानदारी से उस चीज को लिखते थे और करते थे। तो उनकी राइटिंग्स में ये देखा जाता है कि उनका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था दैट वाज वेरी पावरफुल एंड वेहीमेंस। मतलब पूरे इनर्जेटिक तरीके से वो चीजों को लिखते थे। हालांकि जो चीजें वो लिखते थे उस समय में वो आज के समय में कॉमन है। द सब्जेक्ट मैटर हैज बिकेम कॉमन और लेम इन द टुडेज वर्ल्ड, बट मॉडर्न राइटर उनको आज भी पढ़ता है, उनके व्यूज के लिए नहीं बल्कि उनके स्टाइल के लिए, क्योंकि जिस पावर और वेहिमेंस से वो चीजों को लिखा करते थे, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब वो इंस्पायर होते थे, जब अपने बेस्ट पे होते थे, तो इनके वर्क में भी आपको लिरिकल जो है इंटेंस म्यूजिक मेलोडी जैसी चीजें आपको देखने को मिलेगी।
उनका जो पेजेस है वो काफ़ी जो है मतलब पर्पल पेजेस, डिस्क्रिप्टिव पेजेस हो गया, सेंटेंसेस बहुत बड़े-बड़े जो है लेंथ के, बहुत बड़े-बड़े सेंटेंसेस, इमेजरी और इपिटाफ वगैरह का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि कहते हैं ना, जैसे कि बहुत सारी बुक्स ऐसी है जो कि आपको पढ़ने में रियली में आपको जो है यू हैव टू गो थ्रू दोज, और आपको बहुत फोकस करना पड़ता है, काफ़ी आपको समझना पड़ता है, आपका पूरा थॉट प्रोसेस वहाँ होना चाहिए। इट इज़ नॉट दैट इजी टू स्टडी, बट क्या था कि क्वालिटीज़ की बात की जाए तो पर्पस को लेके अपने काफ़ी सिंसियर थे। इनका जो स्टाइल था, खास करके जो पावरफुल तरीके से लिखना, बेहिमेंस तरीके से लिखना, तो वो जो एनर्जी थी वो देखने देखने लायक थी। हालांकि उनका जो सब्जेक्ट मैटर था वो आज के समय में काफ़ी कॉमन प्लेस हो गया था। पीपल वे आर नॉट एक्साइटेड बाई दैट व्यूज और दैट सब्जेक्ट मैटर, but people of modern age are really inspired to know his style, कि वो किस स्टाइल में लिखा करते थे। तो जब वो कभी अपने बेस्ट पे होते थे तो उनकी लिरिकल क्वालिटीज भी काफी अच्छी थी। नाउ कमिंग टू द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर ऑफ विक्टोरियन एज इज वेल्टर पीटर। तो वेल्टर पीटर एक लिटरेरी क्रिटिक थे और एक स्टाइलिस्टिक्स थे जो कि काफी ऊंचे दर्जे के थे। इनमें क्या देखने का मिलता है कि ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्कूल ऑफ एस्थेटिक क्रिटिसिज्म, मींस आर्ट फॉर आर्ट सिक। तो एस्थेटिक क्रिटिसिज्म में होता क्या है कि किसी चीज में एस्थेटिक ब्यूटी होती है। जैसे लिटरेचर को अगर डिफाइन करते हो, अगर एक कॉमन क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज लिटरेचर, तो आप लोग फर्स्ट में जाते होंगे कि लिटरेचर का अगर कोई पूछे लिटरेचर, तो आप पढ़ते हो लिटरेचर, आप समझते हो, आप लिटरेचर जानते हो, बट हाउ टू डिफाइन लिटरेचर इट बिकम डिफिकल्ट। तो एक लिटरेचर का सिंपल सा डेफिनेशन हम इस तरह से बोल सकते हैं: a literature is any piece of writing which has some informations, depict the society and have some aesthetic value in it। तो aesthetic value means the kind of taste। जैसे अगर हम कोई खाना खा रहे हैं तो उसमें एक मिठास होता है, खट्टापन होता है, तीखापन होता है, दैट इज द टेस्ट। म्यूजिक में एक अपना टेस्ट होता है, मतलब एक अपना उसका मेलोडी होता है। अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं, अगर हम डांसिंग कर रहे हैं, तो उसे उसमें देयर इज सम काइंड ऑफ फन, देयर इज अ काइंड ऑफ सम एंटरटेनमेंट। तो वो खुशी, वो जो काइंड ऑफ जो आपको मजा आता है, यू फील इलेटेड, जो फन होता है उस चीज को, वो जो खुशी होती है, जो वो जो एक्साइटमेंट होता है, वो जो फन होता है, कहीं ना कहीं एस्थेटिक उसी से रिलेटेड है। रसा, जिसको हिंदी में रसा थ्योरी बोलते हैं। तो जो रस होता है, जो इंटरटेनमेंट वाला पार्ट होता है, जो जो आप किसी चीज को किस लिए करते हो, ताकि वो उसमें आपको कुछ, या तो आप कुछ सीखने के लिए करते हो, या तो आपको वो चीज अच्छी लगती है, वो इसलिए आप वो करते हो। तो स्कूल ऑफ एस्थेटिक क्रिटिसिज्म में वही है कि हम किसी लिटरेरी पीस को उसकी ब्यूटी के लिए, उसके जो है सुंदरता के लिए हम उसको प्रेज करते हैं, उसको हम लोग स्कूल ऑफ एस्थेटिक क्रिटिसिज्म बोलते हैं। और ये इसके चीफ रिप्रेजेंटेटिव में से थे। तो जब वो क्रिटिक एज ए क्रिटिक अगर उनको हम देखें, तो उनका फोकस ज़्यादा होता था ऑन द फॉर्म, और सब्जेक्ट मैटर पे उतना फोकस वो नहीं करते थे। उनके लिए क्या था कि फॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट एंड मैटर वाज लेस इम्पोर्टेंट। तो वो है जो है प्लेजर वगैरह पे भी काफी प्रोवाइड मतलब इंपॉर्टेंस देते थे, और उनको लगता था कि नहीं, प्लेजर होना चाहिए, देयर शुड बी प्लेजर, देयर शुड बी रसा थ्योरी। जैसा मैंने ये यहाँ पे कहा कि एस्थेटिक जो है स्कूल ऑफ एस्थेटिक क्रिटिसिज्म के वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उनका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई पीस ऑफ वर्क लिख रहे हैं तो उसमें एक उसकी अपनी ब्यूटी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा उस या कोई आदमी उस चीज को पढ़ता है तो उसे उस चीज को पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, उसको आनंद आना चाहिए। His style is most notable of all other Victorians। तो उनके बारे में एडवर्ड अल्बर्ट क्या बोलते हैं: इट इज द क्रिएशन ऑफ immense application and forethought, every word is conned, every sentence is proved, and every rhythm apprised until we have the perfection of finished workmanship। तो ऐसा कहा जाता है कि उनका वर्क काफी जो है यूजफुल होता था, काफी थॉट प्रोवोकिंग होता था, अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को बहुत ही जो है एक लॉजिकल तरीके से, प्रूफ तरीके से लिखते थे। इनका रिदम, राइम वगैरह सारा परफेक्ट होता था। मतलब ही यूज टू क्रिएट अ परफेक्ट वर्क। लेकिन इस परफेक्शन के चक्कर में होता क्या था कि इनका वर्क ज्यादा रिफाइन हो गया, लाइफलेस हो गया, पूरा हैवी हो गया, एक जो है कि ऐसे फॉर्म को सूट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उतना परफेक्ट नहीं हो पाता था जितना होना चाहिए। क्योंकि लिटरेरी क्वालिटीज में क्या है, जब ऐसे की बात करते हैं तो उसमें एक चार्म होना चाहिए, उसमें एक मेलोडी होनी चाहिए, उसमें एक जो है टच ऑफ इमोशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए जो कि यहाँ पे इनके राइटिंग में लैक करता है। सो कमिंग टू द अदर एसेइस्ट ऑफ विक्टोरियन इज आर एल स्टीवेंसन। आर एल स्टीवेंसन की अगर हम बात करें तो ये एक पहले सिंगल मतलब विक्टोरियन एज में वो एसेइस्ट है जिनके पास सही में एक ट्रू एसे मैनर था।
जो एक ट्रू एसेज की जो क्वालिटीज होती है, जो एक प्राइम क्वालिटीज होती है, उसको इन्होंने ही फॉलो करा। इसलिए कहा जाता है कि ही इज इन डायरेक्ट ट्रेडिशन ऑफ चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब को सही से अगर कोई फॉलो किया, अगर उसके ट्रेडिशन को किसी किसी ने उसको आगे तक ले गए हैं तो ही इज आर.एल. स्टीवेंसन। अब देखते हैं कि ह्यूज वॉकर इनके बारे में क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज आपको याद रखनी चाहिए। तो ही वाज अ बॉर्न एसेइस्ट, वो जन्म से ही एसेइस्ट है, मतलब उनके अंदर जो है ना, कहते हैं ना कि बॉर्न क्वालिटी है, इसके अंदर जो है एक अपने आप टैलेंट है उस तरह का है। तो इनके बारे में ऐसा कहा गया कि ही वाज अ बॉर्न एसेइस्ट एंड ही कोऑपरेटेड विद नेचर, डेवलपिंग स्ट्रेंथनिंग द गिफ्ट विथ विच ही वाज एंजॉयड एट बर्थ। तो वो अपनी चीजों को नेचर के साथ डेवलप करते थे, स्ट्रेंथन करते थे, और अपने आप को जो, मतलब उनके अंदर ये गॉड गिफ्ट था कि वो एक ऐसे इस क्वालिटी होना उनके पास। तो उनके एसेज में हम देखते हैं कि वो जो है मास्टर ऑफ ईज, ग्रेसफुल स्टाइल, द रिजल्ट ऑफ मच केयर एंड क्लोज अटेंशन टू आर्टिस्टिक फिनिश। तो उनके वर्क में देखते हैं कि काफी इजीली तरीके से, काफी क्लियर तरीके से, ग्रेसफुल स्टाइल है उनका, और बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से, बहुत ही केयरफुल्ली किसी भी वर्क में एक आर्टिस्टिक फिनिश देते हैं। मतलब एक प्रॉपर एक जो होता है ना फॉर्म, एक जो लिटरेरी क्वालिटीज और एक जो एसे का जो ग्रेसफुलनेस, वो सारी चीजों को ये मेंटेन करते थे। हम देखते हैं कि हर स्टेप पे अपने एसे में ये पर्सनालिटी के चार्म को छोड़ते, कहीं ना कहीं वो पर्सनल एलिमेंट इनके वर्क में देखने को मिलता है। और जब हम इनकी तुलना करते हैं चार्ल्स लैम्ब से, तो ये भी काफी कॉन्फिडेंशियल है और एक इंटीमेट है। मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि कोई एक आपका अच्छा दोस्त है जो आपसे आपकी बातें शेयर कर रहा है। तो इनकी बातों में जो है काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। उनका जो एसेज है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल चैट, जैसे अगर चार्ल्स लैम्ब के जब एसेज पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि हिज एसेज आर द कॉन्फिडेंशियल चैट ऑफ एन इंटीमेट एंड लवेबल फ्रेंड। तो आपको ऐसा लगे जैसे कि आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो। तो जो पर्सनल नोट है वो उनके एसेज का एक जो है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनका चार्म है। सो दिस इज हाउ वी फिनिश द विक्टोरियन एज में जो एसेज की हिस्ट्री रही, कौन कौन से ग्रेट राइटर्स रहे, उनकी क्या क्वालिटीज रही। तो हमने ये सब चीज़ों को पढ़ा। आई होप यू एंजॉयड इट। तो हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। अगले एसे में हम लोग पढ़ेंगे कि 20th सेंचुरी में एसे का क्या हिस्ट्री रहा। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।